5 नवंबर 1997 की शाम करीब 7:30 बजे वर्जिन अटलांटिक की एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए क्रू ने लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी संभाली। लगभग उसी समय 98 यात्री भी एयरपोर्ट पहुंच रहे थे और लंदन की रात भर चलने वाली यात्रा के लिए अपना सामान चेक इन करा रहे थे। जिस विमान से उन्हें उड़ान भरनी थी वह सिर्फ 4 साल पुराना आधुनिक एयरबस A340 मॉडल था, जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड उस समय बेहद शानदार माना जाता था। यह उड़ान फ्लाइट 24 के रूप में संचालित हो रही थी और पूरी रात उत्तरी अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर पार करने वाली थी। अगले दिन दोपहर तक इसे यूनाइटेड किंगडम पहुंचना था। कुल उड़ान समय लगभग 10.5 घंटे निर्धारित था। कॉकपिट में 3 अनुभवी पायलट मौजूद थे। बाईं सीट पर बैठे थे 40 वर्षीय कैप्टन टिम बार्नबी, जिनके पास 14,000 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव था। इनमें से लगभग 3,000 घंटे उन्होंने इसी A340 पर उड़ान भरते हुए पूरे किए थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही अनुभव उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। उनके साथ दाईं सीट पर थे 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मॉर्ले। एयरबस A340 पर उनका अनुभव केवल 301 घंटों का था, लेकिन दूसरे विमानों पर वे पहले ही हजारों घंटे उड़ा चुके थे, यानी वे किसी भी तरह से नए पायलट नहीं थे। इन दोनों के पीछे बैठे थे रिलीफ पायलट 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर क्रेग मेटन। लंबी उड़ानों में उनका काम बाकी पायलटों को बारी बारी से आराम देना होता है ताकि मंजिल तक पहुंचते समय पूरी टीम सतर्क रहे। एयरबस A340 पर उनका अनुभव कम था, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास 4,500 घंटों से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। इस बीच केबिन में 13 क्रू सदस्य यात्रियों को उनकी सीटों तक पहुंचा रहे थे। नीचे ग्राउंड स्टाफ सामान लोड कर रहा था, जबकि कॉकपिट में उड़ान से पहले की आखिरी जांच पूरी की जा रही थी। लंबी यात्रा के लिए विमान में 73 मीट्रिक टन ईंधन भरा गया। सभी तैयारियां पूरी होते ही दरवाजे बंद कर दिए गए और फ्लाइट 24 उड़ान के लिए तैयार हो गई। रात करीब 9 बजे विमान को गेट से पीछे धकेला गया। चारों इंजन स्टार्ट हुए और विमान धीरे धीरे रनवे 24 लेफ्ट की ओर बढ़ने लगा। उस रात विमान फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन रेडियो और बाकी प्रक्रियाएं संभाल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद विमान रनवे पर पहुंचा। फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ऑफ थ्रस्ट सेट किया। इंजन गरजे और विशाल एयरबस आसमान में उठ गया। उड़ान सुरक्षित थी और नियम के अनुसार कैप्टन ने लैंडिंग गियर ऊपर खींच लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही एक सामान्य सी कार्रवाई आगे चलकर फ्लाइट 24 की दिशा पूरी तरह बदलने वाली थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आप लोगों में से सिर्फ 3% से भी कम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जबकि ऐसी वीडियो के पीछे महीनों की रिसर्च, फैक्ट चेकिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग लगी होती है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ ऊपर की जानकारी नहीं, बल्कि हर कहानी की पूरी सच्चाई सबसे सिनेमैटिक और डिटेल तरीके से दिखा सकूं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आप ऐसी हाई क्वालिटी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें यह एहसास दिलाता है कि महीनों की हमारी मेहनत सच में लोगों तक पहुंच रही है और उसे पसंद किया जा रहा है। जैसे ही विमान का बायां मुख्य लैंडिंग गियर अपने कंपार्टमेंट में जा रहा था, उसी समय एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा, जिसे टॉर्क पिन कहा जाता है, अपनी जगह से निकलकर धातु का यह छोटा टुकड़ा हवा को चीरता हुआ एयरपोर्ट की सीमा पार कर समुद्र किनारे जा गिरा। यही वह पल था जब अनजाने में फ्लाइट 24 के लिए खतरे की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलटों को इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस इतना नोटिस किया कि लैंडिंग गियर सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय लेकर अंदर गया था। यह असामान्य तो था, लेकिन इतना नहीं कि तुरंत चिंता की जाए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके एयरबस A340 का एक जरूरी हिस्सा अब विमान में नहीं, बल्कि लॉस एंजेलिस की जमीन पर पड़ा था। इन सब से बेखबर फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मॉर्ले ने ऑटो पायलट चालू किया और विमान धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ने लगा। नीचे फैला लॉस एंजेलिस रोशनी के विशाल जाल की तरह चमक रहा था। शहर की जगमगाती सड़कें और दूर तक फैली रोशनियां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखा रही थीं। कुछ ही देर में फ्लाइट 24 अपनी शुरुआती क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गई। विमान में कुल 98 यात्री थे और उनकी सेवा के लिए 13 केबिन क्रू सदस्य मौजूद थे, इसलिए भोजन सेवा जल्दी पूरी हो गई। खाना खत्म होते ही ज्यादातर यात्रियों ने अपनी सीटें पीछे कीं और सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही केबिन में शांति छा गई,
कॉकपिट में एक अजीब संकेत ने पायलटों का ध्यान खींचा। नियमित सिस्टम जांच के दौरान उन्होंने देखा कि बाएं मुख्य लैंडिंग गियर के एक पहिए का ब्रेक तापमान सेंसर काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर 2 क्रॉस चिन्ह दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब था कि उस सेंसर से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। एयरबस A340 एक बेहद आधुनिक विमान था। इसके कंप्यूटर पूरे विमान में लगे सैकड़ों सेंसरों से लगातार जानकारी लेते रहते थे। ऐसे में किसी एक सेंसर का बंद हो जाना आमतौर पर बड़ी समस्या नहीं माना जाता। पायलटों ने भी इसे एक मामूली तकनीकी खराबी समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक खराब सेंसर नहीं था। यह उस गंभीर समस्या का पहला संकेत था जिसका असली असर उन्हें तब दिखने वाला था जब विमान लैंडिंग के बेहद करीब होगा। जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा तो क्षितिज पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें दिखाई देने लगीं। जो यात्री अब तक जाग रहे थे उनके लिए यह दृश्य बेहद खूबसूरत था, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलटों के लिए यह एक बड़े संकट से पहले की आखिरी शांति थी। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के लगभग 10 घंटे बाद फ्लाइट 24 ने लंदन की ओर उतरना शुरू कर दिया। आराम करने के बाद फर्स्ट ऑफिसर मॉर्ले फिर से विमान उड़ा रहे थे। उनके बाईं ओर कैप्टन टिम बार्नबी बैठे थे, जबकि पीछे रिलीफ पायलट क्रेग मेटन मौजूद थे। उस दोपहर मौसम पूरी तरह साफ था, हल्की हवाएं चल रही थीं, आसमान में कुछ बादल थे और दृश्यता शानदार थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए रनवे 27 लेफ्ट की तैयारी करने को कहा। अब लंदन बस कुछ ही मिनट दूर था। थोड़ी ही देर में फ्लाइट 24 अपनी अंतिम अप्रोच पर पहुंचने वाली थी। फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मॉर्ले विमान को सावधानी से रनवे के साथ लाइन अप कर रहे थे। फ्लैप्स पूरी तरह सेट थे, स्पीड ब्रेक्स सही स्थिति में थे और विमान की रफ्तार भी नियंत्रित तरीके से कम हो रही थी। सब कुछ एक सामान्य और सुरक्षित लैंडिंग की ओर बढ़ता दिख रहा था। अब बस आखिरी कदम बाकी था, लैंडिंग गियर नीचे करना। लेकिन जैसे ही विमान रनवे से लगभग 8 मील दूर था, कैप्टन टिम बार्नबी ने गियर लीवर नीचे किया और तभी कॉकपिट में कुछ असामान्य हुआ। दायां मुख्य लैंडिंग गियर और नोज गियर सामान्य रूप से नीचे आए और लॉक हो गए, लेकिन बायां मुख्य लैंडिंग गियर बिल्कुल भी नहीं हिला। अगले ही पल विमान के कंप्यूटर ने तेज चेतावनी के साथ गियर अनसेफ संदेश दिखाया। साथ ही कई दूसरी चेतावनियां भी ई-कैम स्क्रीन पर चमक उठीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या बायां लैंडिंग गियर समय रहते नीचे आ पाएगा, या अगले कुछ मिनट इस फ्लाइट के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। अगर विमान इसी हालत में लैंड करता तो रनवे छूते ही उसका संतुलन बिगड़ सकता था। वह तेज रफ्तार में रनवे से बाहर निकल सकता था, कई हिस्सों में टूट सकता था, या सबसे बुरी स्थिति में एयरपोर्ट की इमारतों से टकरा सकता था। लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कई बार लैंडिंग गियर सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। पायलटों को भरोसा था कि शायद अगले कुछ सेकंड में बायां गियर अपने आप नीचे लॉक हो जाएं। इसी उम्मीद में उन्होंने अप्रोच जारी रखी और लगातार गियर इंडिकेशन पर नजर बनाए रखी। लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ एक बात साफ होती जा रही थी, बायां लैंडिंग गियर नीचे आने वाला नहीं था। जैसे ही विमान लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत गो अराउंड का फैसला लिया। उन्होंने इंजन की ताकत बढ़ाई और विमान को दोबारा चढ़ाई पर ले गए। उसी समय कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि फ्लाइट 24 मिस्ड अप्रोच कर रही है। शुरुआत में दोनों पायलटों को लगा कि शायद गियर सिर्फ थोड़ा देर से काम कर रहा था। अब उनके पास अतिरिक्त समय था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे इस समस्या को ठीक कर लेंगे। लेकिन तभी एक और गंभीर परेशानी सामने आ गई। जब उन्होंने लैंडिंग गियर को वापस ऊपर करने की कोशिश की तो बायां गियर ऊपर भी लॉक नहीं हुआ। अब उसकी स्थिति सबसे खतरनाक थी। वह न पूरी तरह ऊपर था और न ही पूरी तरह नीचे, वह बीच में ही अटक गया था। किसी भी विमान के लिए लैंडिंग गियर की इससे खराब स्थिति शायद ही हो सकती है। कैप्टन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी जानकारी दी। कंट्रोलर ने विमान को रडार वेक्टर देते हुए विमान को 8000 फीट की ऊंचाई पर होल्डिंग पैटर्न में रखने को कहा, ताकि क्रू के पास समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए समय मिल सके। अब कॉकपिट के अंदर असली जंग शुरू होने वाली थी। सबसे पहले पायलटों ने ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन प्रक्रिया अपनाई। यह एक इमरजेंसी तरीका होता है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का दबाव हटाकर लैंडिंग गियर को सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिरने दिया जाता है। उन्होंने विमान की रफ्तार 190 से 200 नॉट्स के बीच रखी, गियर लीवर नीचे किया और फिर ग्रेविटी एक्सटेंशन हैंडल सक्रिय किया। अगर खराबी सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम में होती
तो यही तरीका गियर को नीचे लॉक कर देता। तीनों पायलटों की निगाहें सामने लगी स्क्रीन पर टिकी थीं। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। दायां और नोज गियर पूरी तरह नीचे लॉक हो चुके थे, लेकिन बायां गियर अब भी उसी जगह अटका हुआ था। अब यह साफ हो चुका था कि समस्या सामान्य नहीं थी, और सबसे डराने वाली बात यह थी, विमान की किसी भी स्टैंडर्ड इमरजेंसी प्रोसीजर से इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। खुशकिस्मती से इस मुश्किल घड़ी में क्रू के पास एक बड़ी उम्मीद अभी भी बाकी थी। यह खराबी हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हुई थी, इसलिए फ्लाइट 24 सीधे वर्जिन अटलांटिक की ऑपरेशंस और मेंटेनेंस टीम से संपर्क कर सकती थी। कैप्टन ने तुरंत रेडियो पर पूरी स्थिति बताई। दूसरी तरफ एयरलाइन के अनुभवी इंजीनियर, चीफ पायलट और A340 फ्लीट मैनेजर मौजूद थे। अब सभी की कोशिश सिर्फ एक थी, किसी भी तरह बायां लैंडिंग गियर नीचे लाना। सबसे पहले इंजीनियरों ने लैंडिंग गियर सिस्टम के कुछ सर्किट ब्रेकर्स रीसेट करने को कहा। उम्मीद थी कि अगर यह इलेक्ट्रिकल खराबी है तो शायद सिस्टम फिर से काम करने लगे। पायलटों ने तुरंत निर्देशों का पालन किया। सर्किट ब्रेकर्स रीसेट किए गए, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हर कोशिश बेकार गई। बायां गियर जैसे पूरी तरह जाम हो चुका था। अब धीरे धीरे कॉकपिट में मौजूद हर व्यक्ति एक ही सच्चाई स्वीकार करने लगा। शायद इस विमान को सिर्फ 2 मुख्य लैंडिंग गियर के सहारे ही उतारना पड़ेगा। यह सिर्फ एक मुश्किल लैंडिंग नहीं थी, ये ऐसी इमरजेंसी थी जिसका सामना इन पायलटों ने अपने पूरे करियर में कभी नहीं किया था, और अब उन्हें इसे पहली बार असली विमान में करना पड़ सकता था, जहां 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी उन पर टिकी हुई थी। लेकिन चुनौती सिर्फ विमान तक सीमित नहीं थी। हीथ्रो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस मैनेजर भी हालात पर लगातार नजर रखे हुए थे। अगर फ्लाइट 24 यहां क्रैश लैंड करती तो एयरपोर्ट का मुख्य रनवे घंटों के लिए बंद हो सकता था, जिससे पूरे लंदन का एयर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होता। इसी वजह से एक दूसरा विकल्प सामने रखा गया। विमान को करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित मैनस्टन एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया जाए। वहां लंबा रनवे था, खुला इलाका था और इमरजेंसी सेवाओं को पहले से तैयार किया जा सकता था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। विमान में लगभग 1 घंटे का ही ईंधन बचा था, और इसी 1 घंटे के भीतर कैप्टन को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना था। क्या वे जोखिम उठाकर हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही विमान उतारें, या फिर आखिरी उम्मीद के साथ किसी दूसरे एयरपोर्ट की ओर बढ़े? लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कैप्टन टिम बार्नबी पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे। क्या सचमुच बायां लैंडिंग गियर जाम था, या फिर खराबी सिर्फ सेंसरों की गलत रीडिंग में थी? अगर समस्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेशन की होती तो शायद विमान को सामान्य तरीके से उतारा जा सकता था, लेकिन कॉकपिट से इसकी पुष्टि करना नामुमकिन था। उन्हें जमीन पर किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अपनी आंखों से लैंडिंग गियर की असली स्थिति देख सके। इसीलिए कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक बेहद असामान्य अनुरोध किया। उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट के रनवे 27 राइट पर एक लो लेवल पास की अनुमति मांगी, ताकि कंट्रोल टावर में मौजूद इंजीनियर और कंट्रोलर विमान के नीचे देखकर लैंडिंग गियर की वास्तविक स्थिति की पुष्टि कर सकें। अनुमति मिलते ही कैप्टन ने यात्रियों को घोषणा करके समझाया कि विमान रनवे के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन यह पूरी तरह योजनाबद्ध प्रक्रिया है। कुछ ही मिनटों बाद विशाल एयरबस A340 रनवे की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट में हर व्यक्ति पूरी तरह अपने काम पर केंद्रित था। उधर एयरलाइन का एक इंजीनियर भी कंट्रोल टावर पहुंच चुका था। अब सभी की नजरें उसी विमान पर थीं। कुछ ही पलों बाद विमान जमीन से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर रनवे के ऊपर से गुजरा। कैप्टन ने विमान को हल्का सा झुकाया ताकि टावर में खड़े लोगों को बाएं लैंडिंग गियर का साफ दृश्य मिल सके। इंजीनियर ने कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, फिर रेडियो पर जवाब दिया। यह वही खबर थी जिससे हर कोई बचना चाहता था। बायां लैंडिंग गियर पूरी तरह नीचे नहीं आया था, वह आधा बाहर निकला हुआ था और गियर बे में ही फंसा हुआ था। अब किसी तरह का कोई संदेह नहीं बचा था। समस्या वास्तविक थी और बेहद गंभीर भी। कैप्टन ने विमान को दोबारा ऊपर चढ़ाया और होल्डिंग एरिया की ओर मोड़ दिया। कॉकपिट में समाधान खोजने की कोशिश एक बार फिर शुरू हुई। तभी एयरलाइन के A340 फ्लीट मैनेजर ने रेडियो पर एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, एक और अप्रोच कीजिए, लेकिन इस बार लैंड मत कीजिए। रनवे को सिर्फ दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर से हल्का सा छूकर तुरंत दोबारा उड़ जाइए।
उम्मीद थी कि इस झटके से शायद बाएं गियर को जाम करने वाली रुकावट टूट जाए और वह नीचे आकर लॉक हो जाए। यह तरीका बेहद जोखिम भरा था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि हर असामान्य विकल्प पर विचार करना जरूरी हो गया था, क्योंकि समय लगातार निकलता जा रहा था, ईंधन तेजी से कम हो रहा था और फ्लाइट टू 4 के लिए सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद हर गुजरते मिनट के साथ धुंधली पड़ती जा रही थी। यह योजना सुनने में जितनी आसान लग रही थी, असल में उतनी ही खतरनाक थी। अगर बाएं लैंडिंग गियर को झटके से नीचे लाना था तो पायलटों को रनवे पर जानबूझकर जोरदार टचडाउन करना पड़ता, लेकिन यही सबसे बड़ा जोखिम भी था। अगर झटका ज्यादा तेज हुआ तो दाहिना मुख्य लैंडिंग गियर, जो इस समय विमान का एकमात्र सहारा था, खुद टूट सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो विमान का संतुलन उसी पल बिगड़ जाता। वह रनवे पर बाईं ओर झुक सकता था, नियंत्रण खो सकता था और भीषण दुर्घटना का शिकार हो सकता था। पायलट इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे, फिर भी वे इस विकल्प पर विचार कर रहे थे, क्योंकि अगर गियर नीचे नहीं आया तो आगे जो होने वाला था वह किसी भी पायलट का सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन तभी कॉकपिट में लो फ्यूल वार्निंग गूंज उठी। अब उनके सामने सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, समय भी दुश्मन बन चुका था। अगर वे रनवे पर झटका देकर गियर खोलने की कोशिश करते तो उसके बाद एक और अप्रोच करनी पड़ती, और उसके लिए जितना ईंधन चाहिए था वह अब उनके पास नहीं बचा था। लगातार लगभग 12 घंटे की ड्यूटी, पूरी रात की उड़ान और कई घंटों से चल रही इस इमरजेंसी ने तीनों पायलटों को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। अब फैसला टालने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कैप्टन ने निर्णय लिया, अगली अप्रोच ही आखिरी होगी और लैंडिंग हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। यह फैसला होते ही पूरे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी तैयारियां शुरू हो गईं। रनवे के किनारे फायर ट्रक, रेस्क्यू टीमें और मेडिकल स्टाफ तैनात होने लगे। अब सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक पूर्ण आपातकालीन लैंडिंग होने वाली थी। ऐसी स्थिति में नियम बिल्कुल स्पष्ट थे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आधिकारिक रूप से आपातकाल घोषित करना जरूरी था। कैप्टन ने रेडियो उठाया और वह कॉल दी जिसे कोई भी पायलट कभी देना नहीं चाहता। Mayday, mayday, mayday. Heathrow Tower, Virgin Atlantic 24. Landing gear emergency. Request immediate landing. इन 3 शब्दों के साथ पूरा एयरपोर्ट अलर्ट मोड में आ गया। सभी टेकोनफ तुरंत रोक दिए गए। आने वाले विमानों को होल्डिंग पैटर्न में भेज दिया गया। रनवे और टैक्सीवे पूरी तरह खाली करा दिए गए। फायर ट्रक तेजी से रनवे की ओर दौड़ पड़े और उन्हें अनुमति दे दी गई कि जैसे ही A340 जमीन छुए वे तुरंत रनवे पर प्रवेश करें। अब जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति सबसे बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार था। अब कॉकपिट में बार बार लो फ्यूल वार्निंग दिखाई देने लगी। इसका मतलब साफ था, अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वे अब और चक्कर नहीं लगा सकते थे, न ही कोई नया तरीका आजमा सकते थे। उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द विमान उतारना था। अब केबिन क्रू को आपातकालीन लैंडिंग और संभावित इवैक्यूएशन की तैयारी करने का आदेश दे दिया गया। अब फैसले का समय आ चुका था। अभी तक विमान पूरी तरह नियंत्रण में था, लेकिन जैसे ही यह विशाल एयरबस A340 रनवे को छूता, सब कुछ ही सेकंड में बदल सकता था। उसके बाद पायलटों के पास हालात संभालने का बहुत कम समय होता। अब सब कुछ उस एक पल पर निर्भर था, अंतिम टचडाउन। जैसे जैसे विमान रनवे के करीब पहुंच रहा था, कॉकपिट में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास था कि अगले कुछ सेकंड तय करने वाले थे कि फ्लाइट 24 इतिहास में एक सफल आपातकालीन लैंडिंग के रूप में याद की जाएगी या एक भयावह त्रासदी के रूप में। कैप्टन टिम बार्नबी ने विमान को बेहद सावधानी से रनवे के दाहिने हिस्से की ओर रखा। उनकी हर हरकत पूरी तरह नपी तुली थी। पीछे बैठे रिलीफ पायलट क्रेग मेटन इंजन कंट्रोल्स पर तैयार थे। जैसे ही विमान जमीन को छूता, उन्हें तुरंत इंजन नंबर 1 और 4 बंद करने थे। फिर वह निर्णायक पल आ गया। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर ने रनवे को छुआ। उसी क्षण रिलीफ पायलट ने इंजन नंबर 1 और 4 बंद कर दिए। योजना बिल्कुल वैसी ही लागू हुई जैसी तय की गई थी। अब सब कुछ कैप्टन के नियंत्रण पर निर्भर था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि बायां पंख जितनी देर हो सके हवा में बना रहे, लेकिन कुछ ही पल बाद दाहिनी ओर का बाहरी इंजन रनवे से रगड़ खा गया। अगले ही पल रनवे पर चिंगारियों की लंबी लकीर फैल गई। धातु के घिसने की तेज आवाज पूरे विमान में गूंज उठी। केबिन में बैठे यात्रियों ने अपनी सीटों को कसकर पकड़ ली। विशाल एयरबस A340 जोर जोर से कांप रहा था। हर झटके के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसका संतुलन बिगड़ सकता है। उधर रनवे के किनारे तैयार खड़ी फायर और रेस्क्यू टीमें भी तुरंत हरकत में आ गईं। उनके वाहन विमान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। विमान का एक हिस्सा अब भी हवा में था, जबकि दूसरा रनवे पर घिसट रहा था। जैसे जैसे उसकी रफ्तार कम होने लगी,
कैप्टन के लिए बाएं पंख को हवा में रोके रखना मुश्किल होता गया। वे जानते थे अब उसे नीचे आने देना ही होगा। उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल ढीला किया और उसी क्षण आदेश दिया, बाएं तरफ का इंजन बंद करो। रिलीफ पायलट ने तुरंत आदेश का पालन किया। अगले ही पल विमान का बायां हिस्सा भी रनवे से रगड़ खाने लगा। एक बार फिर चिंगारियां उठीं और धुएं की लंबी लकीर पीछे छूटने लगी। अब कैप्टन ने ब्रेक लगाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने दायां रडर दबाया। यह विमान को रनवे पर बनाए रखने की उनकी आखिरी कोशिश थी। भारी दबाव के कारण दाहिने मुख्य पहियों के टायर एक एक करके फटने लगे। रनवे पर जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार विमान रुक गया, पूरी तरह स्थिर। रनवे पर कुछ पल के लिए जैसे पूरा माहौल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे सबको एहसास हुआ वे बच चुके थे। विमान में मौजूद सभी 114 लोग सुरक्षित थे। किसी को गंभीर चोट तक नहीं आई। कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? आखिर किस वजह से एक बिल्कुल सामान्य उड़ान कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति में बदल गई? बाद में हुई विस्तृत जांच ने इस सवाल का जवाब दे दिया। पता चला कि लैंडिंग गियर में लगा टॉर्क पिन नाम का एक छोटा सा पुर्जा अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव झेल चुका था। यही छोटी सी खराबी पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। जांच में यह भी साफ हो गया कि उड़ान के दौरान पायलट जो भी कोशिश करते, बाएं लैंडिंग गियर का नीचे आना लगभग असंभव था। यानी यह दुर्घटना पायलटों की किसी गलती से नहीं, बल्कि मशीन की खराबी से हुई थी। इस घटना के बाद एयरबस ने उस हिस्से के डिजाइन में बदलाव किए। साथ ही इमरजेंसी चेकलिस्ट्स और क्विक रेफरेंस हैंडबुक को भी बेहतर बनाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से और प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो अगली कहानी और भी दर्दनाक है। एक ऐसा हादसा जिसमें सिर्फ एक बच्चा जिंदा बच पाया। पूरी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और मैं आपसे 1 मिनट बाद वहीं मिलता हूं। धन्यवाद।